फिल्म शोले को कालजयी बनाने में इसके प्रत्येक डिपार्टमेंट ने अपना 100% दिया था, चाहे बात करें इसके निर्देशन की, संगीत की या फिर अभिनय की। आज 45 साल गुजर जाने के बाद भी इस फिल्म में लोग वही ताजगी महसूस करते हैं जो सन 75 में किया करते थे। इसके कलाकारों के अभिनय में आज भी एक अजीब सी कशिश है जिससे बरबसी लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इस फिल्म के कलाकारों के चयन के बारे में और जानेंगे कि धर्मेंद्र शुरू में ठाकुर साहब की भूमिका क्यों निभाना चाहते थे। आखिर रमेश सिप्पी उन्हें क्या कहकर वीरू की भूमिका के लिए मनाया। गब्बर सिंह की भूमिका को पाने के लिए किन किन कलाकारों ने जी तोड़ कोशिश की थी और यह भूमिका किस तरह अमजद खान के खाते में चली गई। जय की भूमिका की पहली पसंद कौन थे और आखिर अमिताभ ने इस भूमिका के लिए किन किन से पैरवी करवाई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ठाकुर की भूमिका के लिए प्राण साहब को हटाकर संजीव कुमार को साइन किया गया। अपने कैरियर के शिखर में रहने के बावजूद जया बच्चन ने इतनी छोटी सी भूमिका स्वीकार क्यों की। फिल्म शोले के कास्टिंग से जुड़ी ऐसी ही कई दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सही मायनों में देखा जाए तो शोले फिल्म के निर्माण की नींव पड़ी थी फिल्म सीता और गीता के सक्सेस पार्टी में। जब फिल्म के निर्माता जीपी सिप्पी से उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि सीता और गीता तो खूब कामयाब रही, अब आप अपनी अगली प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं। जीपी सिप्पी का जवाब था, हमारी अगली प्रोजेक्ट होगी एक बड़े बजट की मल्टी स्टारर फिल्म। इस तरह से तय हुआ कि फिल्म सीता और गीता के मुख्य कलाकारों को तो लिया ही जाए, साथ ही इसमें उस दौर के कुछ अन्य लोकप्रिय कलाकारों का भी चयन किया जाए। लेकिन कलाकारों का चयन तब संभव था जब फिल्म की कहानी मुकम्मल हो। ऐसे में जीपी सिप्पी ने अपने बैनर के लेखक जोड़ी सलीम जावेद से कहा कि आप कोई ऐसी कहानी बुने जिसे बड़े कैनवस पर भारी बजट के साथ बनाया जा सके। इस तरह से सलीम जावेद ने 4 पंक्तियों की एक स्टोरी आइडिया सिप्पी साहब को दिया, जो कि उन्हें काफी पसंद आई। अब बारी थी फिल्म के कहानी और संवादों को विस्तृत रूप से लिखने की। ऐसे में फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी और सलीम जावेद ने सिप्पी फिल्म्स के राइटिंग रूम में अड्डा जमा लिया और कई दिनों के कड़ी मेहनत से एक विस्तृत स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई, जिसकी डिटेलिंग देखते ही बनती थी। अब बात आई कलाकारों के चयन की, तो जीपी सिप्पी ने सलीम जावेद और रमेश सिप्पी के सलाह पर ठाकुर की भूमिका के लिए संजीव कुमार, वीरू की भूमिका के लिए बसंती की भूमिका के लिए हेमा मालिनी और जय की भूमिका के लिए शत्रुघ्न सिन्हा के चयन की सोची। खैर, जब ठाकुर की भूमिका के लिए रमेश सिप्पी ने संजीव कुमार से संपर्क किया तो उन्होंने रमेश सिप्पी को यह कहकर हैरत में डाल दिया कि वो ठाकुर नहीं अपितु गब्बर सिंह की भूमिका निभाना चाहते हैं। रमेश सिप्पी ने उनसे कहा कि आप हमेशा से ही सकारात्मक भूमिका निभाते रहे हैं, ऐसे में अचानक से नकारात्मक भूमिका में आप संभवतः दर्शकों को न जचें। खैर, इस मीटिंग में बात नहीं बन पाई और रमेश सिप्पी ने इस भूमिका के लिए प्राण साहब के नाम पर भी विचार करना शुरू कर दिया। पर सलीम जावेद का मानना था कि ठाकुर तकरीबन पूरी फिल्म में बूढ़ा ही नजर आता है और संजीव कुमार एक बूढ़े व्यक्ति की भूमिका से ज्यादा न्याय कर पाएंगे, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी की सांस्कृतिक इकाई इप्टा यानी कि इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं और वहाँ बूढ़े व्यक्ति की सैकड़ों भूमिकाएं भी निभा चुके हैं। ऐसे में संजीव कुमार को मनाने के लिए जीपी सिप्पी आगे आए और संजीव कुमार उन्हें चाहकर भी मना नहीं कर पाए। अब बारी आई धर्मेंद्र की। जब उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो कहा कि मुझे ठाकुर का किरदार ज्यादा पसंद है, क्योंकि यह फिल्म का केंद्रीय किरदार है। यह सुनकर रमेश सिप्पी का दिमाग भिन्न आ गया। वो धर्मेंद्र को बूढ़े ठाकुर के रूप में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अंत में उन्होंने एक चाल चली और धर्मेंद्र से कहा कि फिल्म में वीरू की नायिका बसंती के लिए हेमा मालिनी को साइन किया गया है। ऐसे में अगर आप ठाकुर की भूमिका चाहते हैं तो मजबूरन हमें संजीव कुमार को वीरू की भूमिका देनी होगी। यह सुनकर धर्मेंद्र के कान खड़े हो गए, क्योंकि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्रेम संबंध पिछली फिल्म सीता और गीता से ठीक शुरू ही हुई थी और इसी दौरान संजीव कुमार ने भी हेमा मालिनी को शादी का ऑफर दिया था। ऐसे में धर्मेंद्र समझ गए कि अगर संजीव वीरू बनते हैं तो हेमा मालिनी को निस्संदेह ही ले उड़ेंगे। इस तरह से रमेश सिप्पी की योजना काम कर गई और धर्मेंद्र वीरू की भूमिका के लिए मान गए। इधर हेमा भी बसंती की भूमिका के लिए बिना ना नुकुर के मान गई, क्योंकि सिप्पी फिल्म्स की नायिका बनना उन दिनों हर अभिनेत्री का सपना हुआ करता था। बहरहाल चलते हैं जय की भूमिका की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि
जय की भूमिका के लिए पहली पसंद थे शत्रुघ्न सिन्हा, पर उस समय अमिताभ बच्चन को एक अदद हिट की तलाश थी जिससे वो खुद को साबित कर सकें। गौरतलब है कि तब तक फिल्म जंजीर रिलीज नहीं हुई थी और बॉम्बे टू गोवा तथा आनंद की सफलता का श्रेय अमिताभ के हिस्से न आकर क्रमशः महमूद और राजेश खन्ना के हिस्से चली गई थी। ऐसे में अमिताभ ने फिल्म शोले को पाने के लिए जी तोड़ कोशिश करनी शुरू कर दी और इसी क्रम में सलीम खान और धर्मेंद्र से पैरवी भी करवाई। सलीम खान ने रमेश सिप्पी को फिल्म जंजीर के कुछ फुटेज दिखाए और कहा कि जय की भूमिका के लिए अमिताभ बच्चन एक परफेक्ट चॉइस होंगे। इधर धर्मेंद्र ने भी अमिताभ को लेकर रमेश सिप्पी से बातचीत की, पर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स जय की भूमिका के लिए हर हाल में शत्रुघ्न सिन्हा को चाहते थे। खैर, सलीम खान और धर्मेंद्र की बात को रमेश सिप्पी नहीं टाल सके और डिस्ट्रीब्यूटर्स को यह कहकर मनाया कि हमारी पिछली फिल्म सीता और गीता के कास्ट में से धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार को तो ले ही रहे हैं, जो कि फिल्म को हिट करवाने के लिए काफी हैं। ऐसे में आप मेरी भी एक बात माने और जय की भूमिका के लिए अमिताभ को लेने दें। अंत में काफी उठापटक के बाद शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म से बाहर कर दिया गया और जय की भूमिका में अमिताभ को कास्ट कर लिया गया। बात करें जय की नायिका यानी कि राधा की, तो इसके लिए फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस जया भादुड़ी ही रही। हालांकि शुरू में वो इस भूमिका के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि एक तो भूमिका काफी छोटी थी, ऊपर से यह एक विधवा का किरदार होने वाला था जिसके हिस्से में फिल्म का एक भी गीत नहीं आना था। पर रमेश सिप्पी ने जया से कहा कि इस भूमिका के साथ आप ही न्याय कर सकती हैं, क्योंकि इसके लिए एक ऐसी अभिनेत्री की आवश्यकता है जो बिना संवाद के अपनी दर्द और पीड़ा को पर्दे पर दिखा सके। रमेश सिप्पी के अलावा अमिताभ ने भी जया को इस भूमिका के लिए आग्रह किया, तब कहीं जाकर वो इस भूमिका के लिए मानी। अब चलते हैं फिल्म के सबसे डिमांडेड रोल यानी कि गब्बर सिंह की तरफ, जिसके लिए संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन भी लालायित थे। पर यह भूमिका चली गई डैनी डेंगजोंगपा के पास, जो कि उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में खलनायक के तौर पर एक उभरते हुए कलाकार थे और हाल ही में रिलीज B.R. चोपड़ा की फिल्म धुंध से खूब तारीफें भी बटोर रहे थे, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए उन्होंने शोले के साथ एक अन्य फिल्म धर्मात्मा भी साइन की, जिसे फिरोज खान बना रहे थे। अब संयोग देखिए कि दोनों की शूटिंग शेड्यूल भी तकरीबन एक ही साथ आने के लिए, लेकिन इससे और भी बुरा यह हुआ कि फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग के लिए इन्हें अफगानिस्तान जाना पड़ा। डैनी बड़े धर्म संकट में पड़ गए, पर जल्दी उन्होंने निर्णय लिया कि दोनों में वो धर्मात्मा को ही चुनेंगे। जब डैनी ने गब्बर सिंह की भूमिका छोड़ दी तो इसके लिए नई संभावनाएं तलाश की जाने लगी और इसी क्रम में एक दिन सलीम खान और अमजद खान की मुलाकात संयोग से बांद्रा के बैंड स्टैंड में हो गई। उन दिनों तक सलीम खान अमजद खान को अभिनेता जयंत के बेटे के रूप में जानते थे। ऐसे में दोनों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई और बातों बातों में सलीम खान ने अमजद खान से पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो। अमजद खान का जवाब था कुछ खास नहीं, बस फिल्मों के लिए स्ट्रगल और थिएटर में छोटे मोटे रोल कर रहा हूँ। सलीम खान इस मुलाकात में अमजद खान के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए और उनसे कहा कि आप रमेश सिप्पी से मुलाकात करो, आपके लायक उनके पास एक रोल नजर आता है। इस तरह से अमजद खान को गब्बर सिंह की भूमिका समझाकर सलीम खान ने रमेश सिप्पी के पास भेजा। रमेश सिप्पी को अमजद खान पहले ही नजर में जच गए और कुछ एक स्क्रीन टेस्ट और एक औपचारिक ऑडिशन के बाद अमजद खान को इस भूमिका के लिए चुन लिया गया। तो ये थी कालजयी फिल्म शोले पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।